क्लास 10th आज पढ़ेंगे मृदा संसाधन। पहला चैप्टर पढ़ रहे थे हम, उसी को आगे पढ़ रहे हैं। मृदा जो है एक महत्वपूर्ण नवीकरण योग्य प्राकृतिक संसाधन है। पौधों के विकास के लिए, जीवों के पोषण के लिए मृदा जो है बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ सेंटीमीटर गहरी मृदा बनने में लाखों वर्षों का समय लग जाता है। मृदा बनने की प्रक्रिया में कौन कौन सी चीज़ें महत्वपूर्ण हैं? उनमें उच्चावच यानी कहीं भूमि ऊंची है, कहीं नीची है, कहीं ढाल वाली है, जनक शैलें अथवा संस्तर शैलें, जलवायु और वहाँ की वनस्पति, जैव पदार्थ, समय मुख्य कारक है। इसके अलावा प्रकृति के जो अनेक तत्व है, जैसे तापमान में परिवर्तन है, कभी सर्दी, गर्मी, वर्षा, बहते हुए जल की क्रिया है, पवन है, हिम नदी है, अपघटन की क्रियाएं हैं, मृदा बनने में योगदान देती है। मृदा में होने वाले रासायनिक और जैविक परिवर्तन भी महत्वपूर्ण हैं। मृदा जैव यानी जो ह्यूमस है, ह्यूमस यानी जो वनस्पति का सड़ा गला भाग है, पृथ्वी पर जो पेड़ पौधे हैं उनका जो पत्ते वगैरह हैं, उनके बहुत सारे जो वनस्पति के जो भाग हैं वो कहाँ गिरेंगे? पृथ्वी पर ही गिरेंगे और आने वाले समय में वो मिट्टी में ही तब्दील हो जाएंगे। इसे बोलते हैं ह्यूमस। और इसे जैव बोलेंगे। और अजैव दोनों प्रकार के पदार्थों से ये जो मृदा है वो बनती है। मृदा बनने की प्रक्रिया को निर्धारित करने वाले तत्वों में रंग है, उसकी गहराई है, गठन है, आयु है, रासायनिक और भौतिक गुणों के आधार पर मृदा को अलग अलग रूपों में बांटा गया है। तो देखते हैं मृदाओं का वर्गीकरण। मृदाओं के वर्गीकरण में अलग अलग प्रकार की मृदाएं हैं। पहली मृदा है जलोढ़ मृदा, जो सबसे उपजाऊ मिट्टी है। और ये उपजाऊ जो मिट्टी है वो नदियों के द्वारा बहाकर लाया गया जो निक्षेप है उसके द्वारा जो मैदान बन गए हैं वो वहाँ पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। और नदियाँ मुख्य रूप से सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र और उसकी जो सहायक नदियाँ हैं उसके जो निक्षेप से बने हुए मैदान है, यानी जो उत्तर का विशाल मैदान पड़ा अपने, तो वहाँ जो मिट्टी है वो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है और ये सबसे ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी है। अब ये नदियाँ जहाँ बहती है, गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, यानी राजस्थान का, गुजरात और यूपी वाला जो क्षेत्र है, मुख्य रूप से यूपी वाला जो क्षेत्र है वो जो उत्तर का विशाल मैदान वाला जो क्षेत्र है वहाँ पर ये जलोढ़ मृदा पाई जाती है। पूर्वी तटीय मैदान विशेषकर महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और जो डेल्टे वाला भाग है वहाँ पर भी जलोढ़ मृदा पाई जाती है। जलोढ़ जो मृदा है उसमें रेत, सिल्ट, मृत्तिका के विभिन्न अनुपात पाए जाते हैं और मृदा के कणों का आकार इसमें बढ़ता जाता है। नदी घाटी के ऊपरी भाग में जैसे ढाल भंग के समीप मोटे कण वाली मृदाएं पाई जाती है और ऐसी मृदाएं पर्वतों की तलहटी पर बने मैदानों जैसे द्वार, जिनको चौक्षेत्र कहा जाता है, तराई में आमतौर पर ये पाई जाती है। और ये जो मोटे कणों वाली जो मिट्टी होती है उनकी आयु कम होती है और मुख्य रूप से आयु के आधार पर, कणों के आधार पर अगर हम देखते हैं तो दो प्रकार की हो गई मिट्टी, जलोढ़, पुराना जलोढ़ और नया जलोढ़। पुराना जो जलोढ़ है उसको बांगर कहते हैं, जहाँ पर नदियों का पानी नहीं पहुँच पाता है, और नया जलोढ़ जिसे खादर कहते हैं, जहाँ नदियों का पानी पहुँच जाता है। तो जलोढ़ मृदा के बारे में हमने पढ़ लिया कि बहुत उपजाऊ होती है क्योंकि इसमें पोटास होता है, फास्फोरस होता है और ये चूना युक्त होती है, बहुत ज़्यादा उपजाऊ है। इसमें गन्ना, चावल, गेहूँ, अन्य अनाज काफ़ी उगाया जाता है। इसके अलावा नेक्स्ट देखते हैं काली मृदा। इसका रंग काला होता है, इसे रेगुर या रेगर मृदा भी कहा जाता है। जो काली मृदा है वो कपास की खेती के लिए बहुत उपयुक्त मानी जाती है। ये नीचे फोटो दिख रही है, इसमें ऐसे सूख जाने पर ऐसे ये मिट्टी जो है इसमें दरारें पड़ जाती है, गीली होने पर ये मिट्टी काफ़ी चिपचिपी होती है। ये जो दक्कन का पठार है दक्षिण भारत में, जो बेसाल्ट लावा के ठंडा होने से बना हुआ है, ऐसा भी कहा जाता है, या कई बार ज्वालामुखी उद्गार और उससे लावा ठंडा हुआ है, उससे ये मिट्टी बनी है। और इन क्षेत्रों में ये महाराष्ट्र वाला क्षेत्र है, सौराष्ट्र, मालवा वाला, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ का पठार वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पर ये मिट्टी पाई जाती है। ये महीन कणों वाली होती है, बारीक कण होते हैं, इसके नमी धारण करने की क्षमता इसमें बहुत होती है। इसमें कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटाश, चूना, पत्थर आदि होता है, लेकिन इसमें फास्फोरस की जो मात्रा है वो कम होती है। जो जलोढ़ मिट्टी में फास्फोरस की मात्रा अधिक होती थी, लेकिन इसमें कम होती है। तो इस तरह से हमने ये पढ़ी काली मृदा। आगे देखते हैं लाल और पीली मिट्टी। लाल और पीली मिट्टी भी ये दक्कन का जो पठार, पूर्वी और दक्षिणी जो हिस्से हैं, आग्नेय चट्टानों पर कम वर्षा वाले भागों में ये विकसित होती है। उड़ीसा वाला क्षेत्र है, छत्तीसगढ़, मध्य गंगा मैदानी प्रदेश है, यहाँ पर ये मिट्टी पाई जाती है। और लोह धातु के प्रसार के कारण जो है इसका रंग लाल हो जाता है और कई जगह जलीयोजन के कारण इसका रंग पीला होता है।
अगली मिट्टी लेटेराइट मृदा। लेटेराइट मृदा जो है वो लेटेराइट शब्द ग्रीक भाषा के शब्द लेटर से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है ईंट। लेटेराइट मृदा का निर्माण उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु वाले क्षेत्रों में आर्द्र शुष्क ऋतुओं के एक के बाद एक आने के कारण, जहाँ भारी वर्षा से अत्यधिक निक्षालन का परिणाम है, यानी जहाँ वर्षा अधिक होती है, निक्षालन की प्रक्रिया होती है। लेटेराइट मृदा अधिकतर गहरी तथा अम्लीय होती है, यानी अम्ल की मात्रा इसमें ज़्यादा होती है। सामान्यतः पौधों के पोषक तत्वों में कमी पाई जाती है और ये जो है ज़्यादा उपजाऊ नहीं है। इस वजह से ये जो मिट्टी है वो पश्चिम बंगाल उड़ीसा वाला जो क्षेत्र है वहाँ मिलती है। अगली प्रकार की जो मिट्टी है वो देखते हैं अपन, मरुस्थलीय मृदा। मरुस्थलीय मृदा का जो रंग है वो लाल और भूरा होता है और ये मिट्टी आमतौर पर लवणीय होती है। इसमें नमक की मात्रा इतनी अधिक होती है कि झीलों से जल वाष्पीकृत करके खाने का नमक भी इसमें बनाया जाता है। राजस्थान वाले क्षेत्रों में हमें पता है कैसे इसमें मरुस्थलीय मृदा में नमक बनाया जाता है। तो इस तरह से एक और मृदा देख लेते हैं, वन मृदा। वन मृदा में ये पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों पर पाई जाती है मुख्य रूप से, और नदी घाटी में ये मृदाएं दोमट और सिल्टदार होती है। मोटे इसके कण होते हैं। हिमालय के हिमाच्छादित क्षेत्रों में इन मृदाओं का बहुत अपरदन होता है और अधिशिलिक तथा ह्यूमस रहित ये होती है। तो इस तरह से नेक्स्ट बिंदु पढ़ते हैं, मृदा अपरदन और उसका संरक्षण। मृदा का अपरदन क्या होता है कि जो मिट्टी है वो कटकर, मिट्टी का जो कटाव होता है और जो बहाव की प्रक्रिया है, मिट्टी का जो कटाव बहते हुए जल के साथ मिट्टी कट कट के जाती है। मृदा के बनने और अपरदन की क्रियाएं आमतौर पर साथ साथ चलती है, दोनों में संतुलन होता है। परंतु मानवीय क्रियाओं जैसे वनोन्मूलन, काफ़ी संख्या में पेड़ काट लिए तो मृदा का अपरदन ज़्यादा होगा, क्योंकि पेड़ अगर होंगे, श्रृंखलाबद्ध तरीके से पेड़ लगे हुए होंगे तो बहते हुए जल के साथ मिट्टी बहकर नहीं जाएगी। अति पशुचारण के कारण, अति पशुचारण के कारण जो घास वगैरह जो वनस्पति उगती है वो मिट्टी की उनकी जो जड़ें हैं वो मिट्टी को बांध के रखती है, लेकिन इस वजह से अति पशुचारण की वजह से या खनन कार्यों निर्माण की वजह से ये सारा संतुलन भंग हो जाता है और मिट्टी का कटाव होता है। तो इसके संरक्षण के लिए ये तरीके, जैसे ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाना, अति पशुचारण को रोकना, खनन जो है एक लिमिट होनी चाहिए उसकी, भाई इस लिमिट तक और बिना अनुमति खनन नहीं हो, ये सारी चीज़ें हैं जिससे मृदा के अपरदन को रोका जा सकता है। बहता जल मृतिकायुक्त मृदाओं को काटते हुए गहरी वाहिकाएं बना देता है, जिसे अवनालिका कहते हैं। ये चित्र दिया हुआ है अवनालिकाओं का, इस तरह से ये दिया हुआ है अवनालिका अपरदन। ये बहता हुआ जो जल है इसे गहरे गहरे गड्ढे बना देता है, मिट्टी को बहा के ले जाता है, अवनालिका अपरदन कहलाता है। एक शब्द आया आपके पास में, चादर अपरदन। चादर अपरदन जो है, बड़े बड़े जब गड्ढे, एक शब्द उत्कात भूमि आया है इसमें, तो उत्कात भूमि अपने 8th क्लास में पढ़ा था कि ऐसी भूमि जो जोतने योग्य नहीं रहती है, जिसमें जो चंबल बेसिन वाला क्षेत्र है जहाँ बड़े बड़े गड्ढे पड़ गए हैं, वो उत्कात भूमि बेडलैंड ट्रोपोलॉजी कहलाती है, अपन ने पढ़ा था ये। और चादर अपरदन में जो जल विस्तृत क्षेत्र को ढके हुए ढाल के साथ नीचे की ओर बहता है जल, ऐसी स्थिति में इस क्षेत्र की ऊपरी जो मृदा है वो जल के साथ बहकर चली जाती है, इसे चादर अपरदन कहा जाता है। पवन द्वारा मैदान अथवा ढालू क्षेत्र में मृदा को उड़ा ले जाने की प्रक्रिया को पवन अपरदन कहा जाता है, यानी पवन जो उड़ा के ले जाएगी मिट्टी को रेगिस्तानी वाले क्षेत्र में देखते हैं अपन, वो पवन अपरदन कहलाएगी। तो इस तरह से अलग अलग अपरदन के ये तरीके बताए गए हैं। तो इसको रोकने के लिए पेड़ लगाने चाहिए, इसके अलावा जो समुचित जुताई है वो करनी चाहिए, ढाल वाली भूमि पर सोपान बनाए जाने चाहिए। ये सारी चीज़ें करके इन्हें रोका जा सकता है, या एक ही पट्टी में जो वृक्ष हैं वो लगाने चाहिए, रक्षक जो मेखलाएं हैं वो बनाना आवश्यक है, इससे मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। तो ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। इसके क्वेश्चन आंसर आपको करने हैं, याद करने हैं, कल इसके क्वेश्चन आंसर सेंड कर दिए जाएंगे आपको, तो वो आपको लर्न करने हैं।